नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रोज़न शोल्डर से जुड़े हुए इस दूसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, किस तरह से हमारे जोड़ को ये प्रभावित कर सकता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर का डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है और फ्रोज़न शोल्डर का रेमेडी क्या होता है, मतलब किस किस्म के ट्रीटमेंट हम लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की अवस्था में दिए जा सकते हैं। तो पहली बात, फ्रोज़न शोल्डर का डायग्नोसिस जो होता है वो अधिकतर केसेस में क्लिनिकल होता है। तो आपके फिजिशियन आपके सिम्टम के आधार पे फ्रोज़न शोल्डर का डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप लोगों को होता है वो कंधे के जॉइंट में स्टिफनेस होना या रेंज ऑफ मूवमेंट में कमी होना। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, एंटीरियर कैप्सूल का श्रिंकेज सबसे ज़्यादा होता है, तो एक्सटर्नल रोटेशन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और अबडक्शन मतलब हाथ आप जब भी ऊपर उठाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो नीचे का कैप्सूल है, इंफीरियर कैप्सूल है, इसमें भी बहुत ज़्यादा श्रिंकेज होता है। तो आपके एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन, हाथ को ऊपर उठाने वाला जो मूवमेंट है, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। दूसरा, आपके फिजिशियन ये देखने का कोशिश करते हैं कि आपके रोटेटर कफ में स्ट्रेंथ कितना है। यदि आप अपने जॉइंट में कुछ मूवमेंट कर सकते हैं तो आपके कंधे की जो मांसपेशी हैं उसमें कितनी ताकत है, ये आपके फिजिशियन असेस करने का कोशिश करते हैं। आपकी हिस्ट्री लेने का कोशिश करते हैं कि आपको किसी किस्म का कोई लंबा डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई थायराइड संबंधित समस्या तो नहीं है। और किन्हीं केसेस में जबकि उनको ये डाउट होता है कि आपको रोटेटर कफ संबंधित कोई समस्या है, तो आपके कंधे का MRI भी फ्रोज़न शोल्डर के केसेस में करवाया जा सकता है। दोस्तों, जब ये डायग्नोसिस कंफर्म होता है तो पहला जो इलाज का तरीका होता है वो होता है कि आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जा सकती हैं और आपको कुछ फिज़िकल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाएगी। फिजियोथेरेपी में पहला उद्देश्य ये होता है कि जॉइंट के पेन को कम करना, तो जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं उसके द्वारा, और कुछ फिजियोथेरेपी के मॉडलिटीज़ होती हैं, मतलब कुछ सेक होते हैं, उसके द्वारा इस दर्द को कम किया जाएगा। स्टेप 2 में आपके जॉइंट को खोलने का प्रयत्न किया जाएगा, मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा। तो ग्रेजुअली मैनुअल प्रेशर देके, उसको जॉइंट पे हल्का सा लोड देके और उस जॉइंट को खोलने का कोशिश किया जाता है। जब जॉइंट में मूवमेंट आ जाते हैं तो तीसरा उद्देश्य ये होता है कि आपके जॉइंट के मसल्स को स्ट्रेंथ दिया जाए, मतलब रोटेटर कफ को जो स्ट्रेंथ देने की कसरतें हैं वो इसमें कराई जाती हैं। अधिकतर ये देखा जाता है कि कई बार हमारे फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो रोटेटर कफ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यदि रोटेटर कफ को आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं किया तो आपको फ्रोज़न शोल्डर से प्रॉपर रिकवरी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो कंधे के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे कि स्कैपुला के स्टेबलाइजर्स होते हैं, मतलब जो कंधे के मांसपेशी के स्टेबलाइजर्स होते हैं, और रोटेटर कफ, उनको स्ट्रेंथ देके फिज़िकल थेरेपी के माध्यम से आपको फ्रोज़न शोल्डर का इलाज दिया जा सकता है। किन्हीं केसेस में जहाँ पे फिजियोथेरेपी ने प्रॉपरली आप लोगों को रिलीफ नहीं दिया है, वो केसेस में स्टेरॉयड के इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, परंतु यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि स्टेरॉयड के इंजेक्शन इंट्राआर्टिकुलर मतलब जॉइंट के अंदर और बरसा में, दोनों जगह पे ये लगाए जाते हैं, और ये बेहतर होगा कि इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही लगाए जाए। यदि स्टेरॉयड के ऑप्शन में आप लोग नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन होता है हाइड्रोडायलेशन, मतलब जो आपका कैप्सूल श्रिंक हो चुका है, जो कि बहुत ही सिकुड़ चुका है, तो एक इंजेक्शन के द्वारा सलाइन डाल के उस कैप्सूल को थोड़ा सा डायलेट किया जाता है, उस कैप्सूल को थोड़ा सा रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि वो कैप्सूल रिलीज़ होने से आपके शोल्डर के मूवमेंट बढ़ पाएँ। और एक अंतिम तरीका जो होता है, मतलब ये किसी भी तरीके से यदि आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा है, तो जो लास्ट रिसोर्ट होता है वो होता है आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस, मतलब दूरबीन आपके कंधे में डाल के जितने भी जो एडिजन्स हैं, मतलब जो टाइट कैप्सूल है, उसको रिलीज़ किया जाता है और कैप्सूल को थोड़ा सा डायलेट किया जाता है, जिससे कि आपके कैप्सूल के अंदर मूवमेंट हो पाएँ, आपके शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट हो पाएँ। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपका जो एंटीरियर कैप्सूल है, आगे का कैप्सूल और नीचे का कैप्सूल, दोनों को आर्थ्रोस्कोपी से इसमें रिलीज़ किया गया है। और इस तरह के प्रोसीजर से रेजिस्टेंट फ्रोज़न शोल्डर, मतलब ऐसा फ्रोज़न शोल्डर जिसको इन सभी टेक्निक जो पहले बताई गई
फिजियोथेरेपी, स्टेरॉयड यदि उससे फ़ायदा नहीं मिलता है तो आर्थ्रोस्कोपिक एडिजियोलाइसिस से फ्रोजन शोल्डर से की अवस्था में आपको आराम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं, किस तरह से इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। आप लोगों के मन में फ्रोजन शोल्डर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एक्टिव। धन्यवाद।